एक छोटा सा गांव था जिधर देखो सूखे पेड़ और धूल भरी गलियां थी। सूरज मानो आग उगल रहा था। उस भयंकर गर्मी में एक आदमी अपनी पुरानी साइकिल रिक्शा खींचते हुए आ रहा था। उसका नाम गोपाल था। रिक्शे में पुराने अखबार और जंग लगे लोहे का सामान भरा हुआ था। पुराना सामान खरीदते हैं, पुराने सामान, अखबार, डिब्बे, टूटी फूटी प्लास्टिक की चीजें हो तो बेचिए। धूप की वजह से गोपाल का गला सूखकर भारी हो गया था। उसने अपने रिक्शे को बगल की पथरीली सड़क पर रोका, आसमान की तरफ देखा और हाथ जोड़कर नमस्कार किया। साहब, उस भोलेनाथ की कृपा है। आज अगर धूप इतनी तेज है तो इसका मतलब है कि शाम तक कोई ना कोई फायदा जरूर कराएगा। उसकी मर्जी के बिना तो चींटी भी नहीं काटती। गोपाल अपने रिक्शे को गांव के किनारे स्थित हरिलाल की कबाड़ी की दुकान पर ले गया। हरिलाल एक लकड़ी की कुर्सी पर बैठा था, हाथ वाले पंखे से हवा झालते हुए अपने साले लड्डू की तरफ गुस्से से घूर रहा था। लड्डू एक पुराने रेडियो को मुंह में रखकर चबा रहा था। अरे लड्डू, उस रेडियो को क्या तूने समोसा समझ रखा है जो चबा रहा है? नीचे फेंक उसे, ऐसे कहता है तो लड्डू, जीजा रेडियो में गाने बजते हैं ना, तो अंदर जो गायक बैठे होते हैं ना, वो क्या खाते होंगे, इसलिए मैं इसे चबा रहा हूँ ताकि उनकी भूख मिट जाए, ऐसे कहता है तो हरिलाल, तेरे दिमाग को तो आग लगे। एक तो वैसे ही व्यापार नहीं चल रहा है, मैं रो रहा हूँ, ऊपर से तू अपने पागलों वाले सवालों से मेरी जान ले रहा है, ऐसा कहता है तो लड्डू, ऐसे मत बोलो जीजाजी, अगर तुम मुझे डांटोगे तो मैं अपनी दीदी को बता दूंगा, फिर वो तुम्हें रात का खाना नहीं देगी, याद रखना। हरिलाल ने डर के मारे अपनी आवाज धीमी कर ली और तभी वहां आए गोपाल की तरफ देखा। गोपाल ने अपने रिक्शा का सामान नीचे उतारा। गोपाल, ये सारा सामान तो एकदम कचरा है, इसके 100 रुपए भी नहीं मिलेंगे। देख, इन सारे लोहे में जंग लग गया है, मैं इसे खरीदूंगा तो मेरा नुकसान होगा। हरिलाल जी, भोलेनाथ की कसम खाकर बोल रहा हूँ, ये सब चीजें अच्छी है, थोड़ा तो सही दाम लगाइए, ऐसे कहता है तो हरिलाल, सही दाम क्या? आज के जमाने में न्याय और सही दाम कहाँ बचा है गोपाल। ठीक है, 60 रुपए ले ले, चाहे तो रख ले, नहीं तो अपना सामान उठाकर ले जा। गोपाल ने गहरी सांस ली और वो पैसे लेकर चला गया। गोपाल का घर एक छोटी सी टीन की शेड थी, अंदर भयंकर गर्मी थी। गोपाल का बेटा आर्यन अपने दोस्त सुनील के साथ मिलकर पुरानी मोटरें और तारों से कुछ बना रहा था। सुनील एक पुराने प्लास्टिक के डब्बे को अपने सिर पर फंसाकर घूम रहा था। आर्यन देख, मैंने एंटी हीट हेलमेट का आविष्कार किया है, इसे पहनने से धूप नहीं लगेगी। बस दिक्कत यह है कि अंदर हवा नहीं जाती, ऐसा लगता है जैसे दम घुट जाएगा। मेरे टैलेंट को तो एक गांव वाले नहीं पहचानते यार, ऐसा कहता है तो आर्यन, सुनील पहले वो डब्बा उतार, वो देख, मेरी माँ लू की वजह से चक्कर खाकर गिर पड़ी है, घर में पंखे भी नहीं है और बिजली तो बिल्कुल भी नहीं रही थी, मुझे कुछ न कुछ करना होगा। आर्यन ने बाहर पड़े हुए पुराने एसी के बक्से में एक पुराने साइकिल के पहिए को और टीन के कुछ टुकड़ों को लगा लिया। उन सबको जोड़कर उसने एक विंड टरबाइन जैसा जुगाड़ तैयार किया। उसे घर की छत पर लगाया और नीचे रखी एक मशीन से तार जोड़ दिए। बाहर हवा चलते ही वो पहिया घूमने लगा और देखते ही देखते उसमें से ठंडी हवा आने लगी। माँ इधर आओ, यहाँ बैठो, देखो हवा आ रही है, उसकी माँ ने चैन से सांस ली। सुनील हैरानी से देखते हुए कहा, अरे यार, हवा से चलने वाला एसी, ये तो कमाल है भाई, मैं भी बिल्कुल ऐसा ही बनाऊंगा। यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। गांव के सारे लोग आर्यन के पास आए और बोले, बेटा, हमारे पास बिजली का बिल भरने की हैसियत नहीं है, क्या तो हमें भी वह हवा वाला एसी बना कर देगा? आर्यन ने पुराने सामान से सबको मुफ्त में एसी बनाकर देना शुरू किया। उधर हरिलाल की दुकान पर सामान बिकना बंद हो गया था, क्योंकि अब सभी लोग आर्यन के पास जा रहे थे। हरिलाल लालच में आकर आर्यन के घर पहुंचता है। लड्डू भी उसके पीछे था। आर्यन, तू बहुत महान है यार, लेकिन ये चीजें मुफ्त में बांटने से तुझे क्या मिलेगा? मुझे उस एसी का फार्मूला बता दे, उसे कैसे बनाते हैं, ये कागज पर लिख कर दे दे, मैं तुझे 10 लाख रुपए दूंगा, तो रातों रात अमीर बन जाएगा, ऐसे कहता है तो आर्यन, हरिलाल जी, मैं इसका कोई व्यापार नहीं करना चाहता, ऐसे कहता है तो हरिलाल, आर्यन, पैसा बहुत जरूरी होता है, 10 लाख कोई छोटी रकम नहीं है, सोच ले।
आर्यन ने कुछ देर सोचा, फिर सुनील की तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, ठीक है, पैसे दे दीजिए, मैं फार्मूला लिखकर देता हूँ, ऐसा कहता है। हरिलाल ने तुरंत 10 लाख रुपए दिए और आर्यन का लिखा हुआ कागज पकड़कर खुशी खुशी अपने घर की तरफ दौड़ पड़ा। हरिलाल ने अपने घर में एक बड़ा सा विंड टर्बाइन एसी तैयार किया। लड्डू पीछे खड़ा होकर सब देख रहा था और बोलता है, अरे जीजा, तार को उस तार से जोड़ने पर ये एसी चलेगा या बम की तरह फटेगा? अपना मुंह बंद रख लड्डू, आर्यन का लिखकर दिया हुआ फार्मूला है ये। अब देख, हमारे घर में कश्मीर जैसी ठंडक आ जाएगी। मैं स्विच ऑन कर रहा हूँ। हरिलाल ने जैसे ही स्विच ऑन किया, वो टरबाइन भयंकर स्पीड से घूमने लगा और ठंडी हवा की बजाय अंदर से काला धुआं निकलने लगा। वो देखकर लड्डू, जीजा जी, कश्मीर में कोहरा और धुंध होती है, ये तो सुना था, लेकिन ये क्या इतना काला होता है क्या? तो हरिलाल, रुक जा लड्डू, कुछ तो गड़बड़ है करके कहता है। तभी धड़ाम से एक जोरदार आवाज के साथ वो मशीन फट गई। हरिलाल और लड्डू दोनों के चेहरे धूल से काले पड़ गए। लड्डू की विग उड़कर न जाने कहां जाकर गिर गई। अरे बाप रे, मेरी विग उड़ गई। जीजा जी, आर्यन ने तुम्हें धोखा दिया है, उसने गलत फार्मूला दे दिया। हरिलाल अपना सिर पकड़कर बैठ गया। वो बहुत होशियार निकला, उसने मेरे लालच को भाग लिया और मुझे सही मजा चखाया। 10 लाख भी डूब गए और चेहरा भी काला हो गया, ऐसे कहता है। दूसरी तरफ आर्यन ने उन 10 लाख रुपए से गांव में एक बड़ा सा अनाथ आश्रम बना दिया। वहां उसने सोलर लाइट और हवा वाले एसी लगा दिए। गांव के सभी लोग आर्यन की खूब तारीफ कर रहे थे। गोपाल अपना रिक्शा चलाते हुए आसमान की तरफ देखकर बोला, सब उस भोलेनाथ की कृपा है। लालची इंसान को कभी धन नहीं पसता और जो दूसरों का भला करता है उसे हमेशा इज्जत मिलती है। सुनील बगल में खड़ा था, वो बोला, अरे यार, उन 10 लाख रुपए में से 10 रुपए मुझे देता तो अपनी नाक की चोट के लिए कम से कम एक बैंडेड तो खरीद लेता। वैसे मेरा नया आविष्कार फ्लाइंग शूज तैयार हो रहा है, इससे बचकर रहना। उसकी बातें सुनकर सब हंस पड़े। सीख, लालच हमेशा नुकसान ही पहुंचाती है। हमारे पास जो टैलेंट या बुद्धिमानी है, उसका इस्तेमाल अगर हम दूसरों की मदद के लिए करें, तभी हमें सच्ची इज्जत और सम्मान मिलता है।